गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। आप कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ विजन चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। चलिए हम लोग जो है आज नई टॉपिक की जो है एक शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारे बीच में जो है एक नई टॉपिक होने वाली है प्यारे मित्रों, जिसमें से एक बहुत रोचक और बहुत जो है टॉपिक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे अफवाह तंत्र। आइए हम सभी मिलकर अफवाह तंत्र को समझते हैं और जो है बिना समय को वेस्ट करते हुए जो है सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं कि अफवाह होता क्या है, तंत्र क्या होता है, हम नदी किसे कहते हैं, नदी का धारा क्या होता है, नदी के द्वारा जो है कई ऐसे जो है स्थलाकृतियां का निर्माण होता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। हमारी जो है भारत में नदी का उद्गम स्रोत क्या है, नदी का संगम क्षेत्र क्या है, भारत में जो है नदी द्वारा निर्मित जो है कौन कौन सी जो है भू स्थलाकृतियां का निर्माण हो रही है। तो ये हमारे जो है ज्योग्राफी की एक टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाती है प्यारे मित्रों, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और नदी जो है आपके एक जीवन के भी जो है रूप को बदलता है। जैसे नदी जब निरंतर बहती है तो आप उससे प्रेरणा भी ले सकते हैं, क्योंकि नदी के जो है प्राकृतिक रूप से जो है आपके जो है जीवन को बदलाव करता है। चलिए हम लोग थोड़ी सी जो है अफवाह स्वरूप को हम देखते हैं, जिसमें से मैं आपको जो है छोटी छोटी सी जो है पॉइंट के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए आप मेरे साथ आएंगे और थोड़ी सी आप बातों को समझेंगे। जैसे देख लेंगे कि भारत की नदियां जो है एक जो है महत्वपूर्ण जो है नदियों का एक देश है। भारत की आर्थिक में भारत के देखेंगे तो आर्थिक विकास में नदियों की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये जो है आदि काल से जो है एक मानव की सभ्यता और जो है एक मानव की सभ्यता के तहत जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का भी विकास हुआ है। जैसे हम देख लेंगे तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि प्राचीन समय में लोगों की जो है जीवन जो स्तर जो थी वो जो है नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ करता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को आपने देखा, मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखा जो हमारी दजला और फरात नदी के किनारे थी, हमारी मिस्र की सभ्यता जो सबसे प्राचीनतम में जो थी वो नील नदी के किनारे थी। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे सभ्यता का जो प्राचीन समय में जन्म हुआ है, यानी नदी के तटबंध क्षेत्र पर नदी के किनारे अवस्थित जो है सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। तो यानी कि जो है मानव के विकास में जो है नदियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम जो है देखेंगे तो ये आदि काल से मानव के जो है जीविकोपार्जन के रूप का एक जो है साधन भी रहा है। तो इसको जो है जीविकोपार्जन के रूप में भी हम जानते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में हम ये जानते हैं प्यारे मित्रों कि हमारी जो है अभी वर्तमान समय में हम पंपिंग सिस्टम से जो है हम जल तो निकाल लेते हैं, परंतु प्राचीन समय में लोगों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ निवास करती थी? तो नदी के क्षेत्र में। चूंकि नदी ही जो है उनके जीविकोपार्जन यानी कि जल का मुख्य स्रोत क्या था? नदी था। नदी के क्षेत्र में निवास करते थे, नदी के क्षेत्र में उनका खेती कृषक जो है नदी के क्षेत्र में होते थे। चूंकि जो नदी से दूरवर्ती जो क्षेत्र होता था वहां पे जल का स्रोत नहीं था, और जल का जब स्रोत नहीं था तो वहां पे जीविकोपार्जन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अब हम आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे कि भारत की सबसे बड़ी आबादी जो है उत्तर भारत में हम देखेंगे तो गंगा नदी के मैदान में निवास करती है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 40% आबादी जो है गंगा के मैदान में निवास करती है। क्यों? क्योंकि नदी जो है एक जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन है प्यारे मित्र। अब हम चलेंगे तो भारत में लगभग देखेंगे प्यारे मित्र, ये टॉपिक हो गया। अब जो है भारत में लगभग जो है टोटल जो है 4000 जो है छोटी बड़ी नदियां हैं, लेकिन 4000 छोटी बड़ी नदियों को नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जो है परीक्षा की दृष्टि से जो पढ़ने वाले हैं वो प्यारे मित्र जो है 23 जो है बड़ी नदी और 200 छोटी नदी को हम शामिल करेंगे। इसमें से जो है 23 बड़ी नदी और जो है 200 छोटी नदियों को जो है हम परीक्षा के आइकॉन से देखेंगे। लेकिन जो है 200 नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी की मैं चर्चा करूंगा, जो टॉपिक वाइज जो है आपको एक एक फार फार करके जो है मैं आपको दिखाते चलूंगा। 23 बड़ी नदी और जो है 200 छोटी नदी जो है नदी दोरोनियों के रूप में जो है इसको विभाजित किया गया है। चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं, थोड़ी सी और मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आज का सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे मित्रों, जो कि नदी से संबंधित है। नदी का एक बेस एक जो है हम एक बैकग्राउंड समझ रहे हैं, और यदि आप बैकग्राउंड को समझ लेते हैं तो आपकी ज्योग्राफी में नदी के टॉपिक जो है सबसे मजबूत हो जाएगी। लेकिन नदी तो पढ़ाने वाला हूं, नदी आपको पढ़ाने वाला हूं। अब जो है
किसी नदी की जो है रेखीय स्वरूप एक जो है रेखा के रूप में होता है, एक जो है ऐसे जो है रेखीय के रूप में होता है। एक रेखीय स्वरूप को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम प्रवाह रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाह रेखा। और कई प्रवाह रेखाओं के योग से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रवाह संजाल या प्रवाह जाल भी इसको कहते हैं। प्रवाह संजाल या प्रवाह जाल भी कहते हैं। तो कई जो है ये रेखीय स्वरूप यदि इसमें देख लेंगे तो कई ऐसे ऐसे जो है हमारी जो है ये रेखीय स्वरूप यदि शामिल होगी तो इसको हम क्या कहेंगे प्यारे मित्र? तो इसको हम प्रवाह जो है संजाल कहेंगे, प्रवाह जाल कहेंगे। इसके बाद हम दूसरी पॉइंट में देखेंगे तो एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो है हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। यानी कि एक जो कह रहा है कि अब इसी में जो है एक नदी है, जैसे मैं आपको प्यारे मित्र इसको मैं समझा दूं आपको कि जो है प्रवाह क्या होता है, अपवाह क्या होता है। आप इसको जो है समझेंगे, मेरी बातों को ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। ये जो मैंने माना कि जो है एक हमारा जो है एक रेखीय है। अब रेखीय में यहाँ पे समझेंगे प्यारे मित्र, ये यदि हमारी जो है एक जो है कई ऐसी जो है इसकी जो है एक सहायक नदी जो है आकर इसमें मिल रही है, और मिलने के क्रम में जो है यहाँ पे देखेंगे सहायक की सहायक नदियां भी होती है, कई सहायक की सहायक नदियां भी इसमें जो है होती है। अब जो है मैंने पीले कलर से जो बनाया, अब क्या करा कि पीले कलर में या जो रेड कलर में एक निश्चित तरीके से, यानी कि जो है एक लगातार एक क्रमबद्ध तरीके से जो है ये जो है इसमें जो है जल का प्रवाह ही हमारा क्या कहलाता है? हमारा अपवाह कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे मित्र? तो ये हमें अपवाह कहलाता है। जैसे नदी जो है वो अपने जल को निरंतर प्रवाहित करती है, न कि रुक जाती है, आज किया कल फिर करेगा फिर परसों करेगा, ऐसे नहीं करता है। वो उसका जो है प्रवाह जो होता रहता है, यानी कि जो है सेकेंडों मिनटों में जो है लगातार होता है। ऐसा नहीं कि 1 घंटा नदी जो है अपना जल को प्रवाहित किया इसके बाद बंद कर दिया। तो यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से जो होता रहता है जल का प्रवाह, वही हमारा क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। अब इन वाहिकाओं के हम जाल को क्या कहेंगे, नेटवर्क को क्या कहेंगे प्यारे मित्र? तो अपवाह तंत्र कहेंगे। यानी कि एक पूरी सिस्टम जब बन गई तो उसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे? हम इसको जो है ड्रैगन सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे मित्र? तो इसको ड्रैगन सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र, ये डेटा को आप स्क्रीनशॉट करते चले जाइएगा। अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे एक नदी तंत्र द्वारा जो है ये सहायक नदियों की सहित हम ले रहे हैं, ये नदी तंत्र द्वारा जो है अपवाही क्षेत्र को जो है अपवाह द्रोणी भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? द्रोणी भी कहते हैं। और द्रोणी हमारा जो होता है वो जो है जैसे देखेंगे तो इसमें मैंने बनाया आपको जो है एक जो है मुख्य नदी होगी, इसके साथ साथ जो है हमारी क्या होगी, यानी कि जो है आपकी सहायक नदी, सहायक की सहायक नदी, इसमें हम देख लेंगे ये भी इसकी सहायक नदी होगी, इसकी सहायक की सहायक नदी, इसकी सहायक की सहायक नदी, यहाँ भी एक जो है सहायक नदी, इसकी सहायक की सहायक नदी, इसकी सहायक की सहायक नदी, इसकी सहायक की सहायक नदी। तो ये जो है एक हमारा जो है ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया? एक हमारा क्या बन गया? इसको हम नदी द्रोणी कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे मित्र? तो इसको हम नदी द्रोणी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? नदी द्रोणी कहेंगे। नदी द्रोणी, इसको हम क्या कहेंगे? नदी द्रोणी कहेंगे। तो ये हमारी जो ऐसी संरचना बनती है इसी को हम क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक अपवाह द्रोणी को जो है दूसरे अपवाह द्रोणी से जो है अलग करने वाली सीमा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम विभाजक जल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तो विभाजक जल कहते हैं। अब देखेंगे अगली पॉइंट, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। बड़ी नदी जो होती है उसको, जैसे गंगा हो गया, सिंधु हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, इन सभी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, सभी बड़ी नदियों की जो है जल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। जबकि छोटी नदी या नालों के अपवाहित क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। जैसे हमारी या आपकी नदी हो सकती है कि आपके घर या आपके क्षेत्र में जो है बड़ी नदियां बहा करती होगी, लेकिन किसी ऐसे होते या हमारे भी क्षेत्र में जो है बड़ी नदियां नहीं है प्यारे मित्र, हमारी क्षेत्र में जो है एक बहुत छोटी नदियां हैं। तो यानी कि छोटी नदियों के अपवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उसे जल संभर कहते हैं। दोनों में खास अंतर है, दोनों हालांकि वही है, लेकिन बड़ी नदी जो होगा उसको हम नदी द्रोणी और छोटी वाली को हम क्या कहेंगे? उसको जल संभर कहेंगे। जैसे हमारी और आपकी भी नदी हो सकती है छोटी नदियां में। नदी द्रोणी का आकार जो है बड़ा और जो है जल संभर का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो जस्ट मैंने बताया कि नदी द्रोणी जो होता है आकार में बड़े होते हैं और जल संभर जो होते हैं आकार में क्या होते हैं? छोटे। जैसे छोटी नदियां होती है तो उसमें कई नाले या जो है कई ऐसे छोटे छोटे जो है आहार से निकलने वाले या फिर आपके जो
स्थल से बारिश होती है स्थल पर, तो उस स्थल का बारिश जो है आपके नदी क्षेत्र में चले जाते हैं, तो यानी कि वो हमारी जो है छोटी नदी जिसको हम जल संभर कहते हैं। हम चलिए हम नदी की अपना जो है जल किसी विशेष नदी अपना जल जो है किसी विशेष दिशा में जो है बहाकर समुद्र में जो है मिलाती है। हमेशा जो है नदी कोशिश करती है, और नदी का जो है सभी नदी को जो है देख लेंगे तो समुद्र की ओर जो है जल को ले जाती है। लेकिन एक चीज आप मेरी बात को ध्यान से काउंट कीजिएगा कि जल हमेशा जो होता है एक ढाल का अनुसरण करता है। क्या करता है प्यारे मित्र? जल हमेशा जो है ढाल का अनुसरण करता है, अर्थात नदी की जो प्रवाह होती है तो वो हमेशा ढाल के अनुसरण करती है, न कि जो है नीचे से ऊपर चढ़ेगी। हमेशा नदी जो है ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। तो यानी कि जो है जल हमेशा जो होती है वो ढाल का अनुसरण करेगी। जिस दिशा में ढाल रहेगा उस दिशा में नदी की प्रवाहित होगी। नदी का प्रवाह जो है उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर ऐसा फिक्स नहीं है। वो हमारी भारत के या किसी भी जो है स्थलाकृति के जो है ऊंचावच और उसके जो है ढाल और उसके जो है भौतिक स्वरूप पर निर्भर करता है कि उसका भौतिक स्वरूप क्या है। समझ में आ गए होंगे। अब चलिए, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे भूतल की ढाल, जैसे मैंने बनाया कि जो है ये हमारी जमीन की जो ढाल है उस पर निर्भर करेगा कि जो है नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित होगी। तो नदी हमेशा ढाल का अनुसरण करती है। हमारी जो है भौतिक संरचना कैसी है? वो समतल भूमि है या ऊंचावच है या पठार है या फिर जो है एक मैदान है या फिर इसको जो हम देख लेंगे पर्वत है। तो ये जो है हमारी कौन सी संरचना पर निर्भर करेगी? तो भौतिक संरचना पर। हो सकता है कि राजस्थान का मरुस्थलीय भूमि है तो राजस्थान का मरुस्थलीय भूमि, हो सकता है कि दलदली क्षेत्र है, तो यानी कि जो है पृथ्वी की यानी कि जो है भूतल की भौतिक संरचना पर भी निर्भर करती है। इसके बाद जो है देखेंगे तो जल प्रवाह की मात्रा पर भी निर्भर करता है कि नदी में जल की मात्रा कितनी है। हो सकता है कि जो है जैसे राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे तो वहां की मिट्टी कैसी है? तो मरुस्थलीय मिट्टी है प्यारे मित्र। या हो सकता है कि जो है जहां पे बालू ज्यादा हो, तो जहां पे बालू ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगी? नदी का जो जल जो होगा वो बालू में ही रिस जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो यानी कि नदी की मात्रा पर भी निर्भर करेगी। लेकिन यदि नदी की में ज्यादा पानी जब आ रहे हैं तो नदी की प्रवाह क्या होगी? आगे तक बढ़ेगी ना, तो आगे तक बढ़ेगी। इसके बाद जो है जल का वेग पर भी निर्भर करता है, यानी कि जो है नदी के जल का जो है वेग क्या है, धीमी गति से है या फिर जो है मंद गति से। लेकिन नदी की जो है मैं बात करूंगा प्यारे मित्र, तो नदी के भी 4 अवस्था होते हैं। जैसे मनुष्य की कितनी अवस्था होती है? तो 4 अवस्था होती हैं। उसी प्रकार नदियों की भी जो है 4 अवस्था होती हैं। तो नदी की 4 अवस्था में मैं बता दूं कि 4 प्रमुख अवस्था होती है। एक हमारी जो है जहां पे हम जन्म लेते हैं, तो यानी कि जो है जन्म स्थल होगी नदी की। एक हमारी जो है आपका जो है एक किशोरावस्था होती है नदी की। एक जो है मैं आपको लिख दूं, 1 मिनट, नदी की अवस्था, नदी की अवस्था, नदी की अवस्था कितने होते हैं प्यारे मित्र? तो यहाँ पे 4 होते हैं। एक हमारा जो है जन्म, ये जो है जन्म, या इसको जो है उद्गम भी कहते हैं, इसको उद्गम स्थल भी कहते हैं। और एक हमारी जो होती है दूसरी जो होती है जिसको हम किशोरा अवस्था भी कह सकते हैं, किशोरा अवस्था। इसके बाद तीसरा जो होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम युवा अवस्था भी हम कहते हैं। और हमारा जो लास्ट जो चौथा होता है वो होता है प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, या जो है इसको हम बुढ़ा अवस्था भी कहते हैं, बुढ़ा अवस्था। अब बुढ़ा अवस्था में नदी क्या होगी? जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जहां पे नदी जन्म लेती है उसको हम क्या कहते हैं? जन्म या उद्गम स्रोत कहते हैं। जैसे जन्म या उद्गम स्रोत में जो है कई कारण हो सकते हैं जहां से नदी निकलती है। जैसे हो सकता है कि उत्तर भारत की हिमालय से निकल रही है तो उसका जो है स्रोत क्या मिल रहा है, यानी कि बर्फ पिघल रहा है और जो है वर्षा भी हो रही है, दोनों से जो है उसका जो है स्रोत मिल रहा है। हमारा जो है किशोरा अवस्था कहाँ होगा? तो किशोरा अवस्था जहां से नदी आगे कुछ जो है दूरी तय करेगी तो हमारे क्या हो जाएगी? किशोरा अवस्था। युवा अवस्था में क्या होती है कि नदी हमेशा जो युवा अवस्था में जो है उसका धारा बहुत तेज होगा,
उसका धारा जो होता है बहुत तेज होता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, युवावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था, जहां पे नदी जो है जाकर जो है जल संधि कर लेती है, अर्थात हम कहेंगे कि जहां पे नदियां जाकर जो है ये समंदर में गिर जाती है और समंदर में मिलकर जो मिलकर जो है समंदर से ये डेल्टा या फिर एंचुअरी का निर्माण करती है। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रौढ़ावस्था, या हम इसको बुढ़ावस्था भी कहते हैं। तो नदियों को हम देख लेंगे तो इसके जो है 4 अवस्था इसकी काउंट की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे प्यारे मित्र, अब चलिए हम जो है नदी को बांटने का प्रयास करेंगे। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण, भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण देखेंगे यहाँ पे तो कई कंडीशन है प्यारे मित्र। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर देखेंगे तो नदियों को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है ये जो है भारत के पश्चिम जो है तटवर्तीय क्षेत्र में गिरती है और ये भारत के पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्र में जो है इसका जो है संगम बनता है। अब इसमें देख लेंगे तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की जो है भारत में कुल नदी जो गिरती है उस कुल नदी का जो है कितना % है प्यारे मित्र, तो ये जो है हमारा जो है 33% है। यानी कि अरब सागर में जो है जो जल गिराने वाली नदियां हैं वो कितना है, 33% है, और इसका जो है कितना है, ये 77% है। कितना है प्यारे मित्र, तो 77%। 1 सेकेंड, 33 नहीं होगा, ये जो है आपका इसकी मात्रा 77, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 23। इसकी मात्रा जो है 23% और इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 77% हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे तो अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी है। मैं प्रमुख नदी की बात कर लूं तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है, जैसे मैं बता दूं तो सिंधु, ये जो है अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरी है, जैसे आपको सिंधु हो गया। इसके बाद आपका जो है प्रमुख नदी बात कर लेंगे तो नर्मदा हो गया। सिंधु तथा सिंधु की अन्य सहायक नदियां, इसमें पंचनद भी आते हैं आपका, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये जो है काबुलपुरम, श्योक, नुब्रा, ये सभी नदी आती है सिंधु तथा सिंधु की अन्य सहायक नदी। हम नर्मदा की बात कर लेंगे प्यारे मित्र। इसके बाद हम बात कर लेंगे तापी, इसमें भी आती है। तापी की यदि बात कर लेंगे, इसके बाद आपका आ जाएगा साबरमती, आ जाएगा साबरमती, आ जाएगा साबरमती की बात कर लेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे तो जो है मांडवी नदी आ जाएगा, हम देख लेंगे तो जो है मांडवी नदी आ जाएगा जो कि गोवा की नदी है, प्रमुख नदी है। इसके बाद जो है जुआरी नदी आ जाएगा प्यारे मित्र। जुआरी नदी केरल में यदि बात कर लेंगे तो जो है भरतपुझा हो जाएगा। मैं प्रमुख नदियों के नाम लिख रहा हूँ, बहुत सारी नदियां हैं। भरत, ये जो है भरतपुझा हो जाएगा, भरतपुझा हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेंगे तो पेरियार हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा। तो बहुत सारी जो है हम जो है इसको जो है इत्यादि इत्यादि, यानी कि जो है बहुत सारी जो है नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की जो है कुल जो है जल विसर्जन का क्या है, 23% जो है अरब सागर में गिराती है। अब जो है 77% कहाँ गिराती है, तो कुल विसर्जन का 77% जो है बंगाल की खाड़ी में अपनी नदी जो है ये जल को गिरा रही है। जैसे इसमें से प्रमुख नदी क्या हो जाएगी प्यारे मित्र, जैसे देख लेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका गंगा नदी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे गंगा तथा गंगा के अन्य सहायक नदी, गंगा तथा गंगा की अन्य सहायक नदी में देख लेंगे तो यमुना हो गया, आपका जो है सोन हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, टोंस हो गया, पार्वती हो गया, घाघरा हो गया, गोमती हो गया, कोसी हो गया, बागमती हो गया, गंडक हो गया, ये सभी क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे ब्रह्मपुत्रा, इसके हम बात कर लेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी भी जो है ब्रह्मपुत्रा तथा ब्रह्मपुत्रा की अन्य सहायक नदी, जैसे ब्रह्मपुत्रा की अन्य सहायक नदी की बात कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है आपका मानस हो गया, तीस्ता हो गया, दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, जिया भरेली, मानस, पगला दिया, ये सभी क्या है आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी प्यारे मित्र, तो यहाँ पे जो है जैसे आपका गोदावरी हो जाएगा, प्रमुख नदी के मैं नाम लिख रहा हूँ, गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी के बाद देख लेंगे तो हम क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, तो कृष्णा नदी हो जाएगा। कृष्णा के बाद यदि हम देख लेंगे तो कावेरी नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। तो ये जो है प्रमुख नदी। इसके बाद हम देख लेंगे तो जो है पेनार नदी हो जाएगा, पेनार नदी हो जाएगा। तो यानी कि जो है ये सभी जो है प्रमुख नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यानी कि जो है कुल विसर्जन का 77% जो है जल को कहां विसर्जित कर रही है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। चलिए अब आगे आपको लेकर चलता हूं प्यारे मित्र। अब थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर करेंगे। ये जो है भारत में नदी प्रणाली, यानी कि जो है
यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम, यानी कि भारत में जो है नदी प्रणाली, यानी कि जो है ये जो है रिवर सिस्टम को यदि देखेंगे तो रिवर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है प्यारे मित्र। सबसे पहले जो है हम देखेंगे एक हमारी जो है दो प्रमुख शाखा, सबसे पहले भारतीय नदी प्रणाली को हम दो शाखा में बांटते हैं। एक हमारी शाखा यह है प्यारे मित्र जिसको हिमालय नदी कहते हैं, जिसका उद्गम स्रोत या जन्म स्रोत कहाँ है, हिमालय के क्षेत्र में, जहां से हिमालय से निकलती है। इसके बाद हम देखेंगे तो प्रायद्वीपीय नदी, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। हम हिमालय नदी की बात करेंगे तो सिंधु हो गए, हिमालय नदी में जो हम बात करेंगे तो सिंधु हो जाएगा प्यारे मित्र। इसके बाद गंगा तथा गंगा की अन्य सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र तथा ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की यहाँ पे देखेंगे तो हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र में हमारी जो है क्या तंत्र पढ़नी है, तो सिंधु नदी तंत्र पढ़नी है। क्या पढ़नी है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु तथा सिंधु की अन्य सहायक नदियों के माध्यम से जल का जो प्रवाह हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। और सिंधु नदी तंत्र में देखेंगे तो कई ऐसी जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे पंचनद, जिसको हम क्या करें हैं, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये जो है हमारी क्या है आपकी जो है चेनाब, ये हमारी जो है सिंधु नदी की जो है पंच नद है। इसमें काबुल हो गया, कुर्रम हो गया, सियोक हो गया, नुब्रा हो गया, जास्कर हो गया, गिलगिट हो गया, ये इसके जो है प्रमुख जो है सब क्या है, सहायक नदी है प्यारे मित्र। तो सिंधु तथा सिंधु वाले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल्स करने वाले हैं, और आपका सवाल का एक एग्जाम का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। इसके बाद देखेंगे तो जो है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र को देखेंगे तो गंगा नदी तंत्र क्या है प्यारे मित्र, तो गंगा तथा गंगा की अन्य सहायक नदी, जैसे गंगा की प्रमुख नदी होगी, और गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और ये भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। हम उस वाले टॉपिक में जिक्र करेंगे, बहुत बेसिक रूप से जिक्र करेंगे। ये उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले में कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जहां निकलती है इसका वहां पे जो है नाम गंगा नहीं रहता है, वहां पे इसको जो है किस नाम से जानते हैं बताएं, वो जो है वहां पे उसको भागीरथी कहते हैं। और भागीरथी के नाम से जब आगे बढ़ती है तब जो है इसका जो है अलकनंदा मिलती है, वहां पे जो है संगम होने के बाद जो है आगे बढ़ती है, तब क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नदी वाले टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड होने वाले हैं। तो गंगा तथा गंगा की अन्य सहायक नदी की बात कर लेंगे तो सबसे इसकी लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना है, यमुना हो गई। इसके बाद जो है आपका सोन हो गई, आपकी बेतवा हो गई, टोन्स हो गई, पार्वती हो गई। इसके अलावा जो है घाघरा हो गया, आपका सरयू हो गया, गोमती हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया, कोसी हो गया, महानंदा, ये सब जो है गंगा की सहायक नदी है प्यारे मित्र। आप समझ सकते हैं कि गंगा का जल ग्रहण क्षेत्र जो है इतनी बड़ी हो सकती है, और भारत की सबसे प्रमुख नदी, और उत्तर भारत की इसके पवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर भारत का पवित्र नदी कौन सा है, गंगा नदी है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और इसका जो है तिब्बत में जो है इसका उद्गम स्रोत है, जहां मानसरोवर से निकलती है, और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं या फिर यारलुंग के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो इसका नामकरण क्या हो जाता है, दिबांग हो जाता है। अब दिबांग के नाम से जब आगे बढ़ती है तो इसमें बहुत सारी जो है लोहित, दिबांग, मानस, तीस्ता, जिया बरेली, पगलादिया, बहुत सारे जो इसकी सहायक नदियां मिलती है, और आगे जाकर बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती है, और मिलने के बाद जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिरकर, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। बहुत मजा आने वाले प्यारे मित्र। अब हम चलते हैं प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी को देखेंगे तो इसको जो है दो पार्ट में बांटते हैं, एक हमारी जो है पश्चिमी घाट के उद्गम स्रोत, और दूसरा हमारा जो है यानी कि जो है मध्य ऊंचावच भूमि, जिसको हम सह्याद्री या जो है विंध्य पर्वत श्रेणी कहते हैं। और विंध्य पर्वत श्रेणी आपने पढ़ा है, इसलिए तो मैंने भारत के भौतिक स्वरूप आपको पढ़ा है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी से जो है कई सारी नदियां निकलती है। तो पश्चिमी घाट से जो है निकलने वाली नदियों की यदि हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट से जो है निकलने वाली भी इसकी दो प्रमुख जो है क्षेत्र हैं। जैसे हम इसके दो प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट से जो है एक पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलती है, और एक पश्चिमी घाट के पूरब से भी निकलती है। तो पश्चिमी घाट के पूरब से निकलने वाली नदियां क्या है, तो पश्चिमी घाट के पूरब से निकलने वाली नदियां हैं तो आपकी क्या हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, और आपकी क्या हो जाएगी, पेनार हो जाएगी। लेकिन पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली जो है नदियों की यदि मैं श्रृंखला बता दूं प्यारे मित्र, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियां कौन कौन है, जैसे मांडवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मांडवी हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेंगे तो जो है जुआरी हो जाएगा। मैं दो तीन प्रमुख नदियों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो नदी वाले टॉपिक में मैं आपको जिक्र ही करूंगा। ये जो है क्या हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, तो पेरियार हो जाएगा, पेरियार।
पेरियार, इसके अलावा जो है भरतपुझा, ये सब जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। और ये जो है छोटी नदियां होती है, लेकिन इसका धारा बहुत तीव्र होता है। हाँ, अब जो है विंध्यन श्रेणी से जो है यानी कि मध्य भारत की उच्चावच भूमि से निकलने वाले नदी कौन कौन सी है, जैसे देखेंगे प्यारे मित्र, तो महानदी, महानदी का जो है उद्गम स्रोत हम देखेंगे तो नर्मदा नदी, इसके बाद हम देखेंगे तो तापी नदी, तो यानी कि जो है ये हमारी जो है प्रमुख जो है स्रोत हम देखेंगे। अब इन सारी चीजों को जो है हम लोग काउंट करने का प्रयास करेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें से आप जो है इसको जो है अब हम इसमें से क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे मित्र, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग जो है सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालयी अपवाह तंत्र, यानी कि जो है हिमालयी नदियां। अब हिमालयी नदी के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं बेसिक रूप से कि हिमालयी नदी क्या है, तो मेरे साथ आप बने रहेंगे और पेशेंस रखिए। और नदी का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है नदी, तो बेशक जो है हर क्लास में देखे होंगे या फिर जो है बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको जो है बेसिक रूप से समझा रहा हूँ। अब हिमालयी तंत्र में देखेंगे तो हिमालयी अपवाह तंत्र जो है इसमें तीन प्रमुख नदी आती है, गंगा, सिंधु और क्या है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ जो है नदी द्रोणी शामिल है। इसकी जो है देखेंगे तो नदियां जो है 12 मासी होती है। 12 मासी क्यों होती है प्यारे मित्र, तो ये नदी जो है वर्षा पर आधारित है। क्या है, वर्षा पर आधारित है। और इसको जो है जब वर्षा ऋतु खत्म हो गया तो उत्तर भारत में हम जानते हैं कि 21 जून को हमारी जो है सूरज लंबवत चमकती है कर्क रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज लंबवत चमकती है, जिसके कारण भारत में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का जो है विकास होता है। और भारत में जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो है सूरज जब आती है यानी जून और जुलाई के महीने में, तो हमारे जो है ये 2-3 से महीने में हमारे जो है बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। और बर्फ जब पिघलता है तो बर्फ का जो है जल कहाँ चले आते हैं, घाटी में, और घाटी से नदी में, और नदी जो है कहाँ लेकर चली आती है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि जो है ये बर्फ जो है बर्फ के पिघलने से और जो है वर्षण यानी कि वर्षा दोनों पर निर्भर होती है। ये जो है बर्फ पिघलना और जो है वर्षा दोनों पर निर्भर होता है। और नदियां जो है देखेंगे अब जो है नदियां क्या क्या जो है निर्माण भूस्थलाकृतियां कर रही है। नदी कौन कौन सी भूस्थलाकृति का निर्माण कर रही है उसको समझेंगे। नदियां गहरे महाखंड का निर्माण करती है। गहरे महाखंड क्या होता है वो मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूं। आपको समझ में आ रहा होगा कि सर गहरे महाखंड क्या होता है। अब जो है जो कि हिमालय के उत्थान के साथ साथ गहरे महाखंड जो होता है वो हिमालय के उत्थान के साथ साथ जो है ये अपरदन क्रिया द्वारा जो है निर्मित होता है। जब हिमालय की उत्थान होती है तो हिमालय के उत्थान के साथ साथ जो है नदी अपना मार्ग नहीं बदलता है, बल्कि जो है नदी हाँ मार्ग कहीं कहीं बदलेगा, लेकिन उस क्षेत्र में जो है नदी लगातार प्रवाहित होती रहती है। और लगातार प्रवाहित होने के क्रम में जो है एक हमारे जो है खड्ड का निर्माण हो जाती है, एक हमारे गार्ज का निर्माण हो जाती है, एक हमारे कैनियन का निर्माण हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, गहरे महाखंड कहते हैं। और एक क्यों होता है, क्योंकि नदियां लगातार जो है जब प्रवाहित होती है तो मिट्टी का कटाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपरदन क्रिया कहते हैं। मिट्टी का लगातार कटाव होना ही हमारा क्या है, अपरदन क्रिया है। अब इससे महाखंड के अतिरिक्त देख लेंगे तो कौन कौन सी जो है महाखंड के अतिरिक्त नदियां अपने जो है पर्वतीय मार्ग में जो है भी आकार की घाटी बनाती है, जिसको हम गार्ज या कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ज या कैनियन कहते हैं, भी आकार की घाटी बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ ले कि ये पहाड़ जा रही है और पहाड़ को ऐसे काट दिया, और पहाड़ को ऐसे काटने के क्रम में जो है यहाँ से अब क्या प्रवाहित हो रही है देखेंगे तो यहाँ से जो है ये जो है नदी जो है प्रवाहित हो रही है। अब देखिए तो क्या बन गया, हमारे भी आकार की घाटी बन गई। हम विशेष रूप से जो है मैं आपको मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। ये भी आकार की घाटी बन गई, और जो है भी आकार की घाटी कहीं कहीं जो है यू आकार की भी घाटी मिलेगी, जिसको हम गार्ज या कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ज या कैनियन। जिस नदी द्वारा जिस गार्ज का विकास किया जाता है, जिस नदी द्वारा जिस कैनियन का विकास किया। कैनियन क्या है, कैनियन थोड़ा सा जो है सकरा होता है। कैनियन जब नदी जो है इसमें प्रवाहित होती रहेगी लगातार, तो नदी प्रवाहित होने के क्रम में क्या करेगी कि ये जो पहाड़ है, पहाड़ की मिट्टी बालू कंकड़ को इसको जो है हटा देगी। हटाने के बाद जो है अपनी मार्ग को बना लेगी, और अपने मार्ग को जब बना लेगी तो इस जो है मार्ग से जब बहेगी तो आप कहाँ टॉप लेवल यानी कि पर्वत के जो है ये टॉप लेवल पर जब आप खड़े होंगे तो यहाँ से यदि नदी को देखेंगे तो धुंधली सफेद सी जो है केवल पट्टी के रूप में दिखाई देती है।
यानी कि जो है अब बहुत ऊंचाई तक जो है, यानी कि जो है ये जो है ऊंचाई से जो है यदि देखेंगे तो सफेद पट्टी के रूप में दिखाई देगी। और यही जो है हमारा जो है कैनियन और गार्ज होता है। कैनियन जो होता है वो गार्ज से थोड़ा सा गहरा होता है, जिसको हम अमेरिका के ग्रैंड कैनियन नदी है उसी के तर्ज पर जो है भारतीय नदी को काउंट करते हैं। जैसे हम सिंधु द्वारा निर्मित सिंधु गार्ज कहेंगे, ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित जो है ब्रह्मपुत्र गार्ज कहेंगे। तो हम गार्ज वाले में हम आपको मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा। अब जो है आकार की घाटियां होगी, इसके बाद छिप्रिकाएं बनाती है, यानी कि जो है छिप्रिकाएं बनाती है। इसके साथ साथ हमारी क्या बनाती है, छिप्रिकाएं बनाती है, जल प्रपात बनाती है। जल प्रपात या झरना एक ही होता है प्यारे मित्र। अगला पॉइंट, जब ये नदियां जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ये जो है निक्षेप निक्षेपनात्मक स्थलाकृतियां बनाती है। जैसे हमारी क्या है समतल घाटियां, ये समतल घाटी का निर्माण करता है। गोखुर झील का निर्माण करता है। गोखुर झील क्या होता है, गाय के समान जो है गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गोखुर झील कहते हैं। हमारी जो है बाढ़कृत मैदान बनाती है। जैसे जो है आपके बिहार में देखेंगे तो जो है सोन नदी जो है बाढ़कृत मैदान बनाती है, जो कि प्रत्येक साल जो है बाढ़ लाती है। कई नदी अपने अपने प्रदेश का जो है वो अपने क्षेत्र में जो है बेशुमार जो प्रसिद्ध नदियां होती है। जैसे बिहार की सो किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, कोसी को कहते हैं। हम जो है पश्चिम बंगाल का सो किसको कहते हैं, दामोदर को कहते हैं। हम असम का सो किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। केरल का सो किसे कहते हैं, पेरियार को कहते हैं। मध्य प्रदेश का सो किसको कहते हैं, नर्मदा को कहते हैं। तो सभी नदियां अपने अपने क्षेत्र में जो है अपनी एक प्रवाह की दृष्टि से जो है अपने जो है विख्यात और जो है कुख्यात भी है। तो यानी कि जो है एक हमारी जो है गुम्फित वाहिका का भी निर्माण करती है, और नदी के जो है मुहाने पर जो है एक डेल्टा और एंचुअरी का भी निर्माण होता है। डेल्टा और एंचुअरी जो है का भी निर्माण होता है। तो हम समझेंगे इस वाले टॉपिक में। और आप यहाँ तक यदि बने हुए हैं तो प्यारे मित्र थोड़ा सा और पैसेंस रखेंगे, जिसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ। ये आपको मानचित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऑफलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत है नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए, मैंने ये जो बनाया है ये हमारी क्या है प्यारे मित्र, बादल है। मैंने नदी के स्रोत में दोनों स्रोत बनाया है। एक हमारा जो ये वाला जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है उजले उजले कलर से, इसको हम क्या नाम देते हैं, तो इस ये जो है हमारी क्या है प्यारे मित्र, तो हिमनद है। ये हमारी क्या है, हिमनद, या इसको हम क्या कहेंगे, ग्लेशियर भी कहेंगे। ये हमारी क्या है, जो उजले कलर से दिख रहे हैं, उजले उजले कलर, ये हमारी क्या है, हिमनद या ग्लेशियर है। और ये हमारा जो है पर्वतीय क्षेत्र है। ये जो मैंने बनाया ये हमारी क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ये जो है पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे ढलेंगे, इसके बाद हरे भरे जो दिख रहे हैं ये हमारी क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और ये जो दिख रहा है नीचे, ये हमारा क्या है, सागर है। ये हमारा क्या है प्यारे मित्र, तो ये हमारी क्या है, सागर है। और ये हमारा क्या है, हरा भरा जो है, ये हमारा क्या है, मैदान क्षेत्र है। और इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, पर्वत हो गया। ये हम इसको क्या बात कर लें, पर्वत हो गया। ये हमारी क्या होगी प्यारे मित्र, तो पर्वतीय क्षेत्र होगी। ये हमारी मैदान क्षेत्र हो गई। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी क्या होगी, सागर क्षेत्र होगी। इसको हम देखेंगे जब नदी का स्रोत पर्वतीय क्षेत्र हो, जब नदी का स्रोत, ध्यान से समझेंगे, जब नदी का स्रोत पर्वतीय क्षेत्र हो और पर्वतीय क्षेत्र में उसका दो प्रमुख जो है जल का जो है स्रोत होता है। एक तो हमारा जो है गर्मी के दिन में जब बर्फ पिघलेगा तो जो है बर्फ भी जो है इसका जो है नदी का जल का स्रोत बनेगा। दूसरा जो है जब वर्षा होगी तो वर्षा ऋतु में भी जो इसको जल मिलेगी। तो पर्वतीय क्षेत्र की नदियां होती है उसे जो है 12 मासी नदी कही जाती है, क्योंकि जो है 12 मासी का मतलब हो गया सालों भर जो है नदी प्रवाहित होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखेंगे तो केवल वर्षा पर आधारित होगी, और जो है आपके जो है ग्रीष्म ऋतु में वो नदियां सूख जाती है। जैसे हो सकती है हमारी आपकी नदियां भी हो सकती है। अब जो है इस स्रोत तो मैंने बना दिया। ये पर्वत क्षेत्र से जब नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के क्रम में जो है एक हमारी जो है जो एक जो है छिछले क्षेत्र, यानी कि नदी जो है एक उछलती हुई पर्वतों पर चलता है तो उसको जो है छिप्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, उसको छिप्रिका कहते हैं। जब नदी ऊंचाई से, या देखेंगे यहाँ जो है ये ऊंचाई से जब नदी नीचे गिरेगी तो नीचे गिरने के क्रम में जो है यहाँ पे एक जो है नदी द्वारा जो है भूस्थलाकृति का निर्माण होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जल प्रपात या झरना कहेंगे। झरना ऊंचाई से गिरता है, जो पानी ऊंचाई से गिरता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको झरना कहते हैं। तो ऊंचाई से जब नीचे गिरेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, झरना कहेंगे। चलिए अब झरना जब ये हो गया तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है पानी इकट्ठा हो गया, एक यहाँ पे जो है क्या हो गया, हमारी जो है एक झील का रूप ले लिया। नदी द्वारा निर्मित एक प्रकार का क्या हो गया, हमारा झील हो गया।
इसके बाद हम देख लेंगे मेंढर, यानी कि जो है मेंढर को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम देख लेंगे। तो मेंढर को हम हिंदी में कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्पन। विसर्पन। हम विसर्पन का मतलब क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा। देखेंगे यहां से जब नदी आ रही है तो जो है एक और मैं बता दूं, यहाँ पे जो है नदियां जो है एक जो है एक ढाल नुमा ढल रही है। ये जो है नदी जब यहाँ से आ रही है तो ये ढाल भरी है। अब जो है ढाल नुमा जो है क्षेत्र में जो है ये बह रही है। इसके बाद जब नदी आती है मैदानी क्षेत्र में तो यहाँ क्या कर रही है? इसको जो है देखेंगे तो विसर्पन कर रही है, अर्थात जो है ये टेढ़े मेढ़े। जैसे यहाँ से देखेंगे तो नदी यहाँ से क्या करना स्टार्ट कर देगी, ये नदियां ऐसे 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 जो है हमारी क्या कर रही है, ये नदियां हमारी क्या कर रही है? विसर्प। विसर्प का मतलब क्या होता है प्यारे मित्र? तो सांप के समान टेढ़ा मेढ़ा। विसर्प का मतलब क्या होता है? सांप के समान जो है टेढ़ा मेढ़ा जो है मैदानी भाग में नदियां जो है ये जो है अपना मार्ग बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्पन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे तो एक जो है नदियां हो सकती है, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझेंगे इस बात को। हमारी इसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं देखेंगे तो इसको हम हिंदी में क्या कर रहे हैं? इसको हम गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। ये हमारी क्या होगी प्यारे मित्र? तो गोखुर झील होगी। और गोखुर झील का निर्माण कैसे हुआ? जैसे मैं बता दूं आपको कि हो सकती है कि नदियां यहाँ पे क्या देखेंगे तो नदी की मुख्य धारा जो है इस दिशा से ऐसे बहा करती होगी, और यहाँ पे बाद में जो है नदी जो है क्या कर दिया, रास्ता को क्या कर दिया, अवरोध कर दिया, बंद कर दिया। और पीछे जो जल एकत्रित हो गया, यहाँ पे जो है पीछे जो आपका जल एकत्रित हो गया, यही हमारा जो है एक गाय के खुर के समान बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे? गोखुर झील कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? गोखुर झील। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे यदि ये रास्ता यदि बंद हो जाता है, नदी ये रास्ता बंद कर दिया, उदाहरण के लिए ये नदी रास्ता क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब जो पीछे जो बन गए ये क्या बन गए? हमारे गोखुर झील बन गए, गाय के खुर के समान बन गए, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? गोखुर झील कहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होंगे गोखुर झील। इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र? तो ये हमारी जो है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या हो गया? उपनदी। इसको हम क्या कहते हैं? उपनदी। उपनदी हम कहें, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? सहायक नदी। इसको हम क्या कहते हैं? सहायक नदी। इसको हम सहायक नदी भी कह सकते हैं। तो ये सहायक नदी या उपनदी जो हो गया, ये जो है अब देखिए कि एक सहायक नदी भी आ रही है और यहाँ पे आकर जो है मिल रही है। यानी कि अब देखेंगे तो जो है कन्फ्लुएंस, यानी कि मतलब क्या हो गया कि जो है संगम। ये हमारा क्या हो गया? संगम। यानी कि जो है नदी जो है आकर यहाँ पे मिल रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? संगम कहेंगे। यानी कि नदी का संगम हो गया है। ये क्या हो गया हमारा? नदी का संगम। देख रहे हैं 2 पॉइंट जो है यहाँ पे आके मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? संगम कहेंगे। इसके बाद ये हमारी नदी होगी, नदी तो आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है लीव, यानी कि जो है लीव का हिंदी में हम क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। क्या पे कहते मित्र? तटबंध। इसको हम क्या करें? तटबंध, या इसको हम टीला भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टीला। जैसे बीच बीच में देखेंगे कि नदी में क्या बन जाता है, जो नदी जो है इस धारा से भी ऐसे भी प्रवाहित होगा और नदी ऐसे भी प्रवाहित होगा, तो बीच में एक टीला बन जाता है, उसी को हम तटबंध या टीला कहते हैं। और जो है ये जो है आपकी भी नदियां में ऐसी जो है संरचना बन रही होगी, तो इसको हम तटबंध या टीला कहते हैं। अब चले आते हैं, नदी जो है मैदानी भाग से उतर कर जो है कहाँ चली आ रही है। अब देखेंगे तो ये हमारी चैनल है। चैनल इसको जो है हम इसको क्या कहते हैं? समुद्र संगम या जो है समुद्री संधि कहते हैं। समुद्र, इसको हम क्या कहेंगे? समुद्र संधि। समुद्र संधि या समुद्र संगम भी कहेंगे। जैसे यह एक हमारा जो है यहाँ पे एक संगम बन रहा था, ये हमारी नदी की संगम बनती है और यहाँ जो समंदर से जाकर मिलता है तो इसको समुद्र संधि कहेंगे, या समुद्र में जो है विसर्पन भी कहेंगे। सॉरी, समुद्र में जो है अपने जल को विसर्जित करता है, इसलिए समुद्र संधि कहेंगे इसको हम। तो ये समुद्र में जाकर मिल जा रही है। अब जो है देखेंगे तो ये जो है हम माउथ, यानी कि जो है नदी का ये हमारी क्या है? मुख हो गया। इसके बाद हमारी जो है नदियां जो है एक त्रिभुजाकार रूप में जो है एक संरचना बना रही है। ऐसे त्रिभुजाकार रूप में जो है संरचना बना रही है, ये त्रिभुजाकार रूप में। तो त्रिभुजाकार रूप में जो संरचना बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र? इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा। हम इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। और इसको जो है कहीं कहीं धारा तेज होती है तो वहां पे क्या बन जाता है? हमारा ज्वार नदमुख बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंचुअरी कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? ज्वार नदमुख। इसको हम क्या कहेंगे? ज्वार नदमुख कहेंगे। तो ये हमारी क्या होगी? ज्वार नदमुख, जहां पे जो है तेज धारा हो गया और तेज धारा के कारण जो है यहाँ पे कोई जो है मिट्टी का जो है जमाव नहीं हुआ, तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? ज्वार नदमुख कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और इस वाले पूरे को जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। चलिए प्यारे मित्रों, हम जो है अब अगली टॉपिक में मिलेंगे, वो सिंधु नदी के साथ मिलेंगे। हम अगली टॉपिक में आपको मिलने वाले हैं, वो सिंधु नदी के साथ मिलने वाले हैं। सिंधु हम हिमालय तंत्र में देखेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये जो है हिमालय नदी तंत्र में देखेंगे। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और पैसेंस बना के रखिए, मैं नदी को बहुत बेहतरीन तरीके से जो मैं डेटा के साथ साथ आपको समझाने वाला भी हूँ। चलिए मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ साथ जो है बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं आपके जो है मोबाइल पर नोटिस चला जाए। और चलिए मिलता हूं अगले क्लास में, धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।